Good morning, 8th class. So we are on chapter number 6, understanding our criminal justice. तो हमने एक स्टोरी के थ्रू समझ लिया था कि पूरा सिस्टम क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पहले कैसे जो सस्पेक्ट होता है उसको अक्यूज मानते हैं, मतलब प्रूफ के बेसिस पे उनको अरेस्ट किया जाता है, और फिर फाइनली कैसे पूरा केस चलता है, जिसमें उसके बाद हमने मेन डिटेल में पढ़ा था कि द वर्क ऑफ पुलिस इज नॉट टू गिव जजमेंट. ओके, दे कैन नॉट जज या दे कैन नॉट गिव द वर्डिक्ट कि ये वाला जो क्राइम है इसने किया है या नहीं किया है. देयर वर्क इज टू इन्वेस्टिगेट, है ना. और उसके बाद हमने ये भी किया था कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है या पुलिस अरेस्ट समबडी, स्टिल द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड हैज लॉट ऑफ राइट्स. कुछ उनके फंडामेंटल राइट्स है जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है, और इससे रिलेटेड ही हमने कुछ क्या किए थे, कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल्स फॉलो करने होते हैं उनके बारे में पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास. उसके बाद हमने ये कर लिया था व्हाट एग्जैक्टली इज एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. उसके बाद हमने ये भी कर लिया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है, बेसिकली टू हेल्प द कोर्ट टू रीच टू अ करेक्ट जजमेंट, है ना. उसके बाद role of judge, again we had done, we know that the role of judge is like empire in the game. एकदम impartial होके विदाउट कोई फेवरेटिज्म बताना होता है कि दोनों साइड का देखेंगे, प्रोसिक्यूशन का भी और डिफेंस साइड का भी, और उसके हिसाब से जो जज है वो फाइनल वर्डिक्ट देता है कि वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट बेस्ड ऑन एविडेंसेस, विटनेस और जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है कोर्ट में, जिस हिसाब से चीजें प्रूफ हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इम्पार्शियल होके. एंड अकॉर्डिंगली वो उनको पनिशमेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन या फिर कितने साल जेल में रखना है, और वॉट एवर द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द क्राइम दैट द पर्सन हैज डन. ओके, नाउ इसी से आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. अगर हम फेयर ट्रायल की बात करें कि एक फेयर ट्रायल क्या है, उससे रिलेटेड, मतलब फेयर मतलब सही ट्रायल जो पूरा केस चला है वो क्या है. तो अब ये बोल रहे हैं, चलो लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन कि क्या होता अगर अब जज ने ये डिसाइड किया होता कि शांति के केस को एकदम अलग तरीके से, अगर जो कोर्ट है उसने एक कॉपी ऑफ चार्जशीट और स्टेटमेंट जो है ऑफ विटनेस को अगर शांति को नहीं देते, क्या होता अगर इफ दे हेल्ड द ट्रायल इन सीक्रेट लोकेशन. अगर एक सीक्रेट लोकेशन में ही क्या हो रहा है, उसका ट्रायल हो रहा है, केस चल रहा है, तो क्या होता, ठीक है. और उसी तरीके से जहाँ पे सपोज शांति और सुशील दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते और वो लोग खुद ही बात करके जजमेंट दे रहे हैं, क्या होता अगर जो शांति की लॉयर है, एडवोकेट रॉय, वो सही और अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछती विटनेस से, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, यानी कि जैसे मिसेस शिंदे को जब पूछा था, तो फिर क्या होता, तो फिर ऑब्वियसली क्या कैसे चीजें डिसाइडेड होती. तो यानी कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं शांति को क्या वो लोग खुद ही गिल्टी मान लेते कि इसने किया है. तो अगर ये होता ऐसा, तो ये क्या होता, तो क्या ये फेयर तरीका होता जज करने का? नहीं, तो ये हो जाता अनफेयर ट्रायल, क्योंकि एक ट्रायल को फेयर और सही होने के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. इन प्रोसीजर्स में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जिससे रिलेटेड अपने डिस्कस करेंगे वो है हमारा आर्टिकल 21, ठीक है. जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ, that a person's life or liberty can be taken away only by following reasonable legal justice procedure. यानी अगर उसकी लिबर्टी कैसे, अगर सपोज किसी को हमने क्रिमिनल प्रूफ किया तो उसकी लिबर्टी कैसे खत्म होगी, भाई वो फ्रीली बाहर नहीं मूव कर सकता, जेल में ही रहना है, इस तरीके से ही रहना है. और डेथ पनिशमेंट तो बहुत कम मिलती है, ऑलमोस्ट नहीं मिलती आजकल. सो स्टिल मतलब ये जो अगर किसी पर्सन का राइट टू लाइफ अगर बिकॉज ऑफ सम क्राइम डन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन अगर लिया जाता है, तो वो एक प्रोसीजर के थ्रू होता है,
ठीक है, और वो प्रोसीजर प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं और कोर्ट के अंडर होता है, तभी जाके क्या होता है, फाइनली डिसीजन दिया जाता है, ऐसा कोई भी डिसीजन। तो एक फेयर ट्रायल जो है वो इंश्योर करता है कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको माना जाए, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। ठीक है, तो अब जब हम ये बोल रहे हैं कि फेयर होना चाहिए ट्रायल, और ये ट्रायल जो है ये अनफेयर नहीं था, ठीक है, तो लाइक जैसे ये एक दिया हुआ है कि इसने बेसिकली पूरी सारी बातें अपने लॉयर को बता दी, एंड लॉयर अकॉर्डिंगली क्या है, क्वेश्चन कर रही है। ठीक है, देखो जैसे इसमें जो हमने अभी पढ़ा है कि आगे पढ़ेंगे क्रॉस एग्जामिन, और यानी उनसे डिटेल लेके फिर इसको पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा था क्या चेन उसको चुराते हुए। सो मतलब आपने देखा है कि शांति ने, क्या शांति से वापस चेन मिली? नहीं। क्या इतने 3 सालों में वो आपके घर से काम कर रही है, आज तक क्या कभी आपके घर से कुछ पैसे चुराए उसने या कुछ गायब हुआ? नहीं। और आप हर साल हर महीने उसको 1000 रुपए मंथली देते हो सैलरी, तो वो जमा कर सकती है ना 10,000। तो ये क्या है, ये जो इस साइड की लॉयर है, इसकी लॉयर है, इसको बचाने के लिए वो कर रही है ना। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं, चलो इसको बोलते हैं कि फेयर ट्रायल जो होता है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे एसेंशियल इसके एलिमेंट्स क्या है कि फर्स्ट देखो, शांति को एक चार्जशीट दी गई थी, है ना, और ऑल अदर एविडेंसेस से रिलेटेड की क्या क्या है उससे रिलेटेड उसको सारी डिटेल दी गई थी। जैसे इसमें जब हमने ये पहले पढ़ा था तो हम पूछ रहे थे क्या दिया गया था, अगर चार्जशीट नहीं दी जाती तो क्या होता, तो वो अनफेयर होता। बट इसमें क्या है, शांति को पहले कॉपी ऑफ चार्जशीट दी गई है और बाकी एविडेंसेस जो प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किए हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, शांति वाज चार्ज्ड विद ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट was defined as a crime in the law. सो ट्रायल जो है वो एक ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट ऐसी जगह जहां पे लोग आ सकते हैं, जज जो देगा जजमेंट उसमें जो कोर्ट है उसमें ये भी शांति भी होगी, उसके रिलेटिव भी होंगे, जैसे उसका भाई है, वो लोग आके देख सकते हैं कि कोर्ट में कैसे चल रही है प्रोसीडिंग। कोई सीक्रेट चीज नहीं है, अगर सीक्रेट चीज होती तो ये क्या होता, फेयर ट्रायल नहीं होता, अनफेयर ट्रायल होता। ठीक है, अब उसका जो भाई है सुशील, वो भी कोर्ट अटेंड कर सकता था ना, कोर्ट की हियरिंग। फिर जो ट्रायल है वो किसके प्रेजेंस में हुआ था, जो ट्रायल है इट वाज हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि किसके सामने हुआ था, शांति के सामने पूरा केस चला था, वो अपनी बात भी बोल सकती थी ना। और फिर शांति की जो लॉयर थी उसने उसको डिफेंड किया, जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जांपल दिया कि आपने क्या देखा उसको चुराते हुए चेन, क्या इतने 3 सालों में उसने कुछ लिया, क्या आप 1000 रुपए उसको देते हो और क्या आपको चेन वापस मिली? आप अगर 1000 देते हो तो वो सेव तो कर ही सकती है ना 10,000। और शांति की लॉयर जो है उनको एक चांस दिया गया कि वो भी क्रॉस एग्जामिन कर सके, वापस पूछ सके, किससे, जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे। प्रोसिक्यूशन के विटनेस मतलब जो दूसरी साइड के जो ये अपना लॉयर था उसकी साइड के जो विटनेस थे। ठीक है, एडवोकेट रॉय जो है वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति's डिफेंस। अगर कोई शांति के साइड से, शांति की तरफ से कोई बोलना चाहे तो वो भी बोलने की प्रॉपर परमिशन। ओके, सो दैट मीन्स अंडरस्टैंड, एक तो हमने जो बात की है कि दो लॉयर्स की बात की है, एक तो प्रोसिक्यूशन की है और एक है फ्रॉम द साइड ऑफ शांति। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो बेसिकली है ऑन द साइड ऑफ मिसेस शिंदे एंड ऑल, बिकॉज दे आर एक्चुअली फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अगेंस्ट शांति। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि और कुछ चीजें जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायल फेयर था या नहीं था। ऑल्दो द पुलिस हैड फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, बट जज ने जब पूरी प्रोसीडिंग देखी थी तो वो यही सोच के जजमेंट या यही सोच के पूरी हियरिंग सुन रहे थे कि ये जो शांति है ये इनोसेंट है। ठीक है, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी
of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. यानी इनको ये प्रूफ करना था, किसको, प्रोसिक्यूशन को, कि शांति जो है वो गिल्टी थी. ओके, सो इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो. प्रोसिक्यूशन जो है वो ये प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि जो शांति की लॉयर थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ऐसे एविडेंसेस दे दिए जिससे क्लियरली प्रूफ हो जाए कि जो मतलब शांति है उसने नहीं की थी चोरी. ठीक है, तो that means before I move on, I want to just make one thing again more clear. ये जो prosecution वाले हैं, again you can say कि ये किससे बात कर रहे हैं, मिसेस शिंदे से बेसिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं. जो मिसेस शिंदे जो है, जो बोल रही है कि जिस हिसाब से इनकी जो चेन चोरी हुई है, और अपना इस साइड पे इनकी इसकी लॉयर भी प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसने नहीं किया चोरी. तो अब फाइनली प्रूफ होगा कैसे? ठीक है, ये प्रूफ होगा इस तरीके से. कैसे? इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट. यानी कि जो जज है वो क्या करे, जितना भी डिसाइड करे मैटर, वो करे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट. ठीक है, तो ये जज जो है, द जज डिड नॉट जंप टू कंक्लूजन दैट शांति वाज थीफ जस्ट बिकॉज शी वाज पुअर मेड सर्वेंट. ठीक है, इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल, and since the evidences showed that the young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. तो जब एकदम impartial judgment हुई और पता चल गया कि शांति जो है, शांति has not stolen the chain, तो उसको फ्री कर दिया गया था. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. यानी जस्टिस क्यों मिला उसको? उसको मिला क्योंकि फ्री ट्रायल था. अगर जज पहले ही सोच लेता कि भाई ये गरीब है, इसको कोई जरूरत होगी या इसलिए इसने चुराया होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो पाता, कोर्ट जो है इम्पार्शियल जजमेंट नहीं दे पाती. ठीक है, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन प्रॉपर मैनर. ठीक है, यानी जितने भी हमने बात किया, चाहे पुलिस हो, जज हो, या फिर जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करनी चाहिए. ठीक है, व्हाट दिस मीन्स इज दैट दे नीड टू वर्क टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन, हर सिटीजन इररिस्पेक्टिव, चाहे उनका क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड जो भी हो, उनको फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी बात बोलने का. अगर उनके ऊपर कोई एक्विजिशन लगा है, कोई उनके ऊपर इल्जाम लगा है, और रूल ऑफ लॉ यही बोलता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, and they would not make much sense if every citizen were not guaranteed a free trial by the constitution. यानी ये लॉ जो है ये असली सेंस में सही सिर्फ नाम के लिए या लिखा हुआ रह जाएगा, अगर हम हर सिटीजन को फेयर चांस ना दें कि वो अपना जो ट्रायल है उनका एकदम फेयर हो जाए और एकदम भी पार्शियल ना हो, और जज जो है वो ठीक से उससे रिलेटेड क्या करे, जजमेंट दे सके. ठीक है, तो ऑल ऑफ द प्रोसेसेस जो हमने पढ़ा है बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपने वर्ड्स में इन चीजों को डिस्क्राइब करना चाहें, ओपन कोर्ट, बेसिस ऑफ एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन क्या, आपने कोई बात बोली है, जैसे पहले जैसे शिंदे ने बोली, तो उनको वापस से क्रॉस एग्जामिन किसने किया, इस एडवोकेट ने पूछ के किया ना, व्हाई डू यू थिंक कि उसने चुराया होगा, एंड ये वाली रीजन. ठीक है, सो दिस इज ऑल. एंड अगर उसको सपोज लॉयर ने, क्योंकि वो खुद तो अपॉइंट नहीं कर पा रही थी, लॉयर नहीं मिल पाता, तो क्या वो अपना खुद कर पाती डिफेंड? नहीं. तो और सबसे पहली चीज जब हम बोल रहे हैं कि जब कोर्ट में आता है तो हमेशा एक जज क्या सोचता है कि जो सामने खड़ा है वो इनोसेंट है, मतलब एकदम इम्पार्शियल होके वो सारी चीजों को समझ के और उसके बाद ही क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं. So with this we complete our chapter. I will just quickly give you a recapitulation of the whole chapter so that we
have again a quick revision of this chapter. ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हमने एक केस देखा, एक गोल्ड चेन चोरी हो गई थी, लेडी को लगा कि उसकी मेड ने किया होगा, तो उन्होंने एफआईआर जाके की, फिर केस हुआ, केस में वो अपने लिए लॉयर नहीं कर सकते थे, तो उनको गवर्नमेंट ने एक लॉयर करके दिया। उसके बाद जो लॉयर अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, बेसिकली जो मिस्टर और मिसेस शिंदे की साइड से केस लड़ रहे थे, एंड उनकी भी यही जॉब होता है कि बेसिकली सच्चाई तक पहुंचाना कि क्या सच है, इम्पार्शियल होके। उसी तरीके से जो पुलिस का मेन काम होता है एफआईआर करना और इन्वेस्टिगेट करना, और जो पुलिस है वो उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, जजमेंट देना नहीं है। उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इवन आफ्टर दे हैव टेकन समबडी इन द प्रिजन एज अ अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, एफआईआर हमें पता ही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें पता है बेसिकली किसके बिहाफ पे लड़ते हैं, एंड देन कैसे हमारा जो सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम वो एक फेयर ट्रायल सिस्टम है। अगर फेयर ट्रायल नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है हम बोलेंगे वो सही नहीं है, और सही होने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और हर इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू a fair trial by the constitution। ठीक है, irrespective of any class, caste, gender, religion। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये प्रूव हो गया है कि our system is a good system, and obviously things can be solved if they are done in good procedure and in correct manner, and everyone should do their duty very honestly and according to rules and the procedures। and obviously जो जज है वो भी impartial होके एकदम प्रॉपर सारी चीजों को देख के जब जजमेंट देते हैं तो the judgment is most appropriately correct। ओके, सो ये हमारा पूरा जो छोटे में बहुत इजी टर्म्स में हमें अपना क्रिमिनल सिस्टम जो है उसको क्लियर किया गया है इन दिस चैप्टर। आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल सिस्टम tells us about what are the total procedures, कैसे पूरे केस होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, how it is correct, how our judicial system mainly criminal cases में how does it work, and how does all the people involved in it play their role। Okay, so with this I suppose everything is clear। if you have any doubt relating to the chapter कि कैसे procedure होता है or any topic on the of this chapter, you feel free to ask me, come back with your problems and we'll solve all your problems। Okay, now meet you all in the next class।